हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं सर्किट थ्योरी। तो सर्किट थ्योरी के अंदर हम लोग जनरली आज जो है सो पार्ट 1 होने वाला है। तो बेसिक बात करने वाले हैं। पहले देखेंगे कि अभी जो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज देख रहे थे, तो उसका अप्लाई करने वाले हैं रेसिस्टिव सर्किट के ऊपर, यानी कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर प्योरली रेसिस्टर हो, उसके बाद प्योरली इंडक्टिव सर्किट, सिर्फ इंडक्टर होगा, और लास्ट में है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसके बारे में जान चुके हैं। रेसिस्टर करंट से मिला था, इंडक्टर आपको मैग्नेट से ही मिला है, और कैपेसिटर जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक बने थे। तो उसका लास्ट में एक टॉपिक आता है कैपेसिटर, तो वहाँ से हम लोग कैपेसिटिव सर्किट वहीं से निकालेंगे। तो ये तीनों के बारे में आज पढ़ेंगे। इसका फेज एंगल क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, ये सारी बात को डिस्कस करेंगे। और इन दोनों के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो बेसिक न्यूमेरिकल होने वाला है, वो तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो आज का यही हेडिंग रहेगा, सर्किट थ्योरी पार्ट 1। तो पहले हम लोग देखेंगे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग हेडिंग दीजिए सर्किट थ्योरी। चलिए, तो आज का पूरा क्लास का हेडिंग यही रहने वाला है, सर्किट थ्योरी। इसको वन करना, क्योंकि सर्किट थ्योरी के ऊपर और लेक्चर आने वाला है। आप देखिए 2, 3, 4 जो भी बन जाए। तो आज जनरली हम लोग बेसिक ही बात करेंगे। तो आज का क्लास जो होता है वो नेक्स्ट जो क्लास आने वाला है उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। तो आज आप बेसिक बात सब इसके अंदर बताया जा रहा है। तो प्योरली आप आराम से ध्यान से देखिए वीडियो को। उसके बाद जो है सो आप उसके बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो जो जो बात कहेंगे लिखने के लिए, आप साथ साथ लिखते भी चलेंगे। तो चलिए, हम लोग पहले देखने वाले हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो नंबर 1 में आ जाएगा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो रेसिस्टिव सर्किट का नाम ही सुनकर लग रहा होगा कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेसिस्टेंस प्रेजेंट हो। तो अब यहाँ से हम ले रहे हैं एक रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस रहा। अब इस रेसिस्टेंस को हम लोग एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इसके अक्रॉस, और ये पोटेंशियल जो होगा वो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल होगा, या अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, जिसको रिप्रेजेंट हम बताए थे कि इस तरह से करने वाले हैं। ये जो सिंबल है, ये रेसिस्टर को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो होती है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक कांस्टेंट टर्म होता है। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V0 sin ओमेगा t, ये बात कल कर चुके थे कि जो पोटेंशियल वेरी करता है वो इस तरह से वेरी करता है, क्योंकि ये पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट नहीं, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल को देखेंगे तो ये वेरिएबल पोटेंशियल होता है। और जो V0 रिप्रेजेंट किया गया है ये पीक वैल्यू होता है, मतलब मैक्सिमम कितना तक पहुंच सकता है वो वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर सर्किट थ्योरी। जैसे कि आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि इससे अगर किसी इंस्टेंट पे, जनरली अगर आप देखेंगे तो इनसे अगर करंट निकलेगा तो वो करंट का डायरेक्शन वेरी करने वाला है, करंट डायरेक्शन वेरी करेगा। किसी इंस्टेंट पे ले रहे हैं, किसी एक इंस्टेंट पे मान लेते हैं इसके अंदर करंट जो फॉलो हो रही है वो आई। जनरली हम इसमें करंट डायरेक्शन तो एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं, लेकिन किसी इंस्टेंट के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हम यहाँ से जो है सो किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे और इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए, यहाँ से हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं। तो चलिए, तो इस लूप, ये लूप है, एक क्लोज लूप बन चुका है। तो यहाँ से कर सकते हैं अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स का हम लोग वोल्टेज लॉ लगाने वाले हैं। क्लोज लूप के लिए जो होता है वो वोल्टेज 0 हो रहा है। तो क्लोज लूप अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर करंट, क्योंकि इस डायरेक्शन में निकल रहा है इस स्टैंड पे, तो समझिए लोअर से हाइयर इस पोटेंशियल को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करने वाले हैं। तो ये V माइनस ये आ जाएगा। देखिए, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो हाइयर से लोअर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाइयर से जब लोअर की तरफ बढ़ते हैं तो रेसिस्टर्स के अक्रॉस जानते हैं कि करंट के एलोंग जो होता है वो माइनस साइन कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा IR = 0। देख लिए। तो अब यहाँ से हम लोग सिंपली कर सकते हैं। तो V = आ जाएगा IR। अब इस I को इस तरफ कर लेते हैं, IR = V। तो करंट जो आ रहा है वो V/R आ रहा है। जनरली V का फंक्शन हमको दिया हुआ कि V0 sin ओमेगा t है।
तो हम इसको यहाँ से वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर कर सकते हैं। तो अब जो एक्सप्रेशन करंट का आ चुका है, क्योंकि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ था, यहाँ से हम करंट का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। आई इक्वल टू साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आई नॉट जो है वो है वी नॉट बाय आर। ये आप जान चुके हैं कि आई नॉट और वी नॉट क्या होता है। ये आई नॉट जो होता है ये पीक करंट है, इसको कहते हैं हम लोग पीक करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और ये वी नॉट जो है वो क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये वोल्टेज का पीक वैल्यू है। इसके बाद हम लोगों को देखना होता है कि फेज डिफरेंस। देखिए जनरली हमको पोटेंशियल का यहाँ से देख रहे हैं कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो करंट का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं। तो देख रहे हैं करंट का एक्सप्रेशन जो आ चुका है बिल्कुल वैसा ही, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो फेज डिफरेंस से एक नया टर्म आता है कि फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस निकालने का तरीका बता रहे हैं कि फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस पहले तो फेज समझना होता है कि फेज क्या होता है। तो देखिए फेज को, कुछ फेज के बारे में जब देखना है तो साइन या कोस अगर कुछ भी दिया रहेगा तो ये टर्म जब दिया रहेगा, अगर यहाँ पे तो सिर्फ ओमेगा टी दिया हुआ है, हो सकता है कि ओमेगा टी प्लस 5 भी रहे, तो ये टर्म जो होता है फेज को दिखाता है। ये टर्म जो है इसको हम लोग फेज कहते हैं, ये टर्म जो होता है फेज होता है। और इसमें यहाँ पे इसका फेज जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस अगर निकालेंगे हम लोग तो फेज डिफरेंस के लिए फॉर्मूला है फेज एंगल ऑफ वी, याद रखिए यहाँ से लिख सकते हैं, मोड लगा के रखेंगे क्योंकि जो फेज डिफरेंस हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो मोड लगा के दे रहे हैं। तो यहाँ पे फेज एंगल ऑफ वी माइनस फेज एंगल ऑफ आई, मोड लगा दिए। तो v का फेज देखने वाले कितना है, तो v का फेज जो है ओमेगा टी है, v का फेज ओमेगा टी, और i का भी फेज ओमेगा टी है। तो यहाँ से जो फेज आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो फेज डिफरेंस 0 है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल और करंट रेसिस्टिव सर्किट के अंदर इन फेज होता है। सो यहाँ से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि करंट एंड पोटेंशियल आर इन फेज इन रेसिस्टिव सर्किट, या प्योरली रेसिस्टिव सर्किट कर सकते हैं, इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। अगर मान कर चलिए अब आपको लिखना है, अगर ये पोटेंशियल का अगर दिया हुआ एक्सप्रेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आप करंट का निकालने के लिए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी करते हैं, क्योंकि फेज दोनों का सेम होना चाहिए। तो दोनों का सेम फेज अगर है तो उसके अंदर किसी भी तरह का फेज डिफरेंस तभी तो नहीं आएगा। तो इन फेज इस केस को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग फेजर डायग्राम देखते हैं कि एक फेजर डायग्राम इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए देखते हैं। तो इनको नोट कीजिए, हम यहाँ से फेजर डायग्राम दिखा रहे हैं। पहले इतना को नोट कर लीजिए पूरी तरह से, तो फेजर डायग्राम पे आते हैं। तो देखिए फेजर डायग्राम होता क्या है, तो फेजर नाम सुन कर के ही लग रहा है कि कोई ग्राफ जैसा टर्म है, फेजर डायग्राम। तो ये फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ से, तो फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे कुछ इस तरह से। इस एक्सिस पे रखेंगे t, और ये ग्राफ जो है सो v और t का रिलेशन दिखाएगा। तो v का रिलेशन आप जानते हैं कि v जो होता है कुछ ऐसे है,
वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये जानते हैं रिलेशन वी क्या है। ये पोटेंशियल जो ड्रॉप होती है या पोटेंशियल का जो इसके अंदर एक्सप्रेशन है एसी सर्किट के अंदर, वो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ से ऐसे दिखा देते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये एरो बना दिया है, थोड़ी सीधा कर देते हैं इसको, V नॉट कहते हैं। V नॉट मतलब पीक वैल्यू होता है, और इसको मान लिए कि ये ओमेगा टी एंगल से रोटेट किया है और यहाँ तक पहुँच गया है। तो देखिए ये V नोट जो है सो ये लेंथ ऑफ एरो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और इनका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे देखिए, जनरली अगर जिसके साथ एंगल बना होता है उसका प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये इस टी एक्सिस पे लेंगे। ये वाई एक्सिस है, इसको टी एक्सिस मान लिए, जनरली एक्स एक्सिस को टी एक्सिस मान लिया है। तो अगर इस एक्सिस पे लेंगे तो इनका ग्राफ जो है, इसका शेडो जो बनेगा, यानी कि इसको प्रोजेक्शन क्या है कि यहाँ से अगर हम लाइट जलाएंगे तो सामने से लाइट जलाएंगे तो इसका प्रोजेक्शन जो आएगा लगभग यहाँ तक ही आएगा, लेकिन हमको टी कोऑर्डिनेट पे नहीं लेना, हमको वाई कोऑर्डिनेट पे लेना है। तो इसका प्रोजेक्शन अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे आने वाला है इनका प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन जो आ जाएगा, ये आ जाएगा V इक्वल टू ये साइन, ये ओमेगा टी है, तो एंगल के साथ लेंगे तो कॉस टर्म, एंगल का अपोजिट लेंगे तो साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब आपको दिख रहा है कि ये जो पूरा एरो दिखा रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल को दिखा रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो ये रिप्रेजेंट करता है पीक वैल्यू को, ये रिप्रेजेंट करेगा पीक वैल्यू को। और प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन जो वाई एक्सिस के ऊपर है वो रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, क्योंकि ये जो वेरी कर रहा है वो इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे देख रहे हैं। तो यहाँ से दिखा सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ V नॉट ऑन वाई एक्सिस, ये दे रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू जानते हैं कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गया इसका। अब हम इसको करंट को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी तो पोटेंशियल को दिखाए हैं फेज में। तो अगर ये फेजर डायग्राम के अंदर हम लोग पोटेंशियल को दिखाना करंट को दिखाना चाहेंगे, तो करंट का एक्सप्रेशन पहले देखते हैं करंट क्या होता है। तो करंट जो होता है वो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है करंट का एक्सप्रेशन। अब ये करंट का एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे आपको पता है कि आई नॉट जो होता है वो होता है V नॉट बाय आर। देखे थे पिछला, अगर देखना तो पिछला पेज में देख लीजिए आप, आई नॉट इक्वल टू V नॉट बाय आर लिखे थे। तो पता है कि आई नॉट का वैल्यू जो होगा वो V नॉट से छोटा है, क्योंकि आर रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर से डिवाइड होने के बाद ये छोटा हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ इस लेंथ तक जो है सो करंट, यहाँ तक आई नॉट का पीक वैल्यू है। तब इसका प्रोजेक्शन हम देखने वाले हैं इस एक्सिस पे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ग्राफ जो है सो आप दे देगा यहाँ से आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू जो वाई एक्सिस पे दे रहा है या वाई कोऑर्डिनेट पे, ये दे रहा है इंस्टेंटेनियस करंट को। तो प्रोजेक्शन ऑफ, चलिए सीधा लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ एरो। क्योंकि अगर ये एरो कर देंगे तो दोनों के लिए आ जाएगा, क्योंकि एरो सिर्फ पोटेंशियल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो करंट और पोटेंशियल दोनों को कर रहा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ एरो ऑन वाई एक्सिस वो दे रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो पोटेंशियल के लिए दे दिया V नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ करंट के लिए क्या देगा, करंट के लिए तो आप जानते हैं करंट का जो आ जाएगा वो आई नॉट
साइन ओमेगा टी दे देगा। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये इन फेज है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल अगर देखेंगे तो जो करंट का डायरेक्शन है वही पोटेंशियल का डायरेक्शन है, यानी हम पीक वैल्यू को दिखा रहे हैं। तो अगर इसको हम लोग सिंपली जो दिखाएंगे, अब जब सिंपली ये देखिए, ये शायद तो अच्छे किताब में दिया रहता है, मतलब ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, लेकिन सिंपलर फॉर्मेट में अगर हमको देखना होगा तो ऐसे देखेंगे। सिंपलर केस में तो सीधा ऐसे कर देंगे कि ये रहा वी आर, सॉरी इसको ये वी आर, पोटेंशियल ड्रॉप इन रेसिस्टर के अंदर देख रहे हैं, तो वी आर हो जाएगा सीधा ऐसे, इसको वी आर कर देते हैं। अभी हम लोग वी एल और वी सी भी लिखेंगे, इसलिए वी आर इसलिए लिखे हैं कि ये पोटेंशियल ड्रॉप इन रेसिस्टर है, और करंट का भी एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, ऐसे है। तो यहाँ से आई नॉट है, तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि दोनों इन फेज है, तो लिख सकते हैं सेम फेज ऑफ आई एन वी, देख लिए। लेकिन एक बात आपको यहाँ से हम कमेंट करना चाहेंगे, देखिए जो अभी जनरली हम लोग लिख रहे थे, अभी चलिए इसको छोड़ देते हैं, अभी जो नेक्स्ट सर्किट लेने वाले हैं उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये तो फेजर डायग्राम है, अब इसका हम लोग वेव डायग्राम भी देखेंगे, क्योंकि जनरली ये तो फेजर डायग्राम का एक्सप्रेशन देख लिए कि फेजर डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, एक ग्राफ लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग पीक वैल्यू को एरो के रूप में कर लेते हैं, उसका प्रोजेक्शन जब वाई एक्सिस पे करते हैं तो ये वाई एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन आता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को देता है। तो ये फेजर डायग्राम है। अब हम इनका वेव डायग्राम देख रहे हैं, तो इनको नोट कीजिए एक बार। तो नेक्स्ट है वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम को भी देख लेते हैं। वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम को जनरली हम वेव की तरह ही दिखाने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को दिखाएंगे, उसके बाद करंट को भी दिखा देंगे इसी के ऊपर। तो इस पे आ जाएगा पोटेंशियल और इस पे जो आ जाएगा टाइम ले लेंगे। तो जनरली ये टाइम वर्सेस पोटेंशियल का लेने वाले हैं। तो पोटेंशियल का कर्व देख रहे हैं, तो यहाँ पे साइन का टर्म है, तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ से आप जो साइन का ग्राफ है वही आ जाएगा। तो जनरली हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा नीचे हो गया, ये साइन का कर्व आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर टाइम पीरियड देंगे तो ये t/2 हो जाएगा, और ये फुल वेव कंप्लीट हुआ है वो टाइम पीरियड t आ जाएगा, और यहाँ 3/2t, और इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो 2 टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। तो ये कर्व किसका है, तो ये है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का, तो ये हो जाएगा, ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी का। अब हमको दिखाना है करंट को, इसी पे दिखा देते हैं करंट को। तो करंट को दिखाने के लिए हम लोग ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो करंट में क्या है कि करंट का भी ओमेगा साइन ओमेगा टी ही फेज है, अगर देखेंगे तो फेज भी दोनों का सेम है और फंक्शन भी साइन का ही है। तो सिर्फ आई नॉट जो है इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो सब कुछ तो सेम ही रहेगा, बस इसका जो पीक वैल्यू है वो कम कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, सेम सब कुछ रहेगा, बस इसका जो पीक वैल्यू है वो घट जाएगा। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो और ये कर्व जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी को, क्योंकि दोनों का फेज सेम है तो इस तरह दिख रहा है आपको। लेकिन जब फेज डिफरेंस होगा तो क्या होने वाला है वो नेक्स्ट में देखेंगे, जब हम लोग इंडक्टिव सर्किट देखेंगे। तो ये रहा वेव डायग्राम, इससे पहले जब हम ड्रॉ किए थे वो था फेज डायग्राम। तो इन दोनों को आप समझ लिए हैं, तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट पे। तब तक इसको आप नोट कीजिए। सेकेंड हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट देख रहे हैं, तो ये सेकेंड आ जाएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फुल स्टॉप।
तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक इंडक्टर को अल्टरनेटिंग वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट करेंगे। तो इंडक्टर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, तो इस तरह से बना दिए, ये एक इंडक्टर है। अब इस इंडक्टर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो देंगे वो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग इस तरह से करते हैं। तो ये आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन फिर से वही दे देंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टेंस इसका एल है। अब वही मान लेंगे किसी इंस्टेंट पे इससे हो करके करंट इस तरफ आ रहा है। अब देखिए, जब हम जानते हैं कि इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब इंडक्टर के अंदर वेरिएबल करंट जाता है तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है कि इस करंट को अपोज करेगा। तो अभी देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में करंट फॉलो हो रही है, तो ये इसको अपोज करना चाहेगा। तो यहाँ पे जो एक बैटरी, ये हाइपोथेटिकल ये बैटरी बनेगा, उसका कुछ पोटेंशियल इस तरह से होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव होगा, तभी तो इसको अपोज करेगा। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखा जाएगा तो जैसे कि ये रहा इंडक्टर और करंट इसमें इस तरह से जाता है, तो इसके अक्रॉस अगर देखेंगे तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका इंडक्टेंस एल है। तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप आता है, तो जिसका वैल्यू आप जानते हैं कि ई को निकालने के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो होता है डी एल डी आई बाई डी टी। तो ये आप इंडक्टेंस से जानते हैं, क्योंकि अब जब ये इसके अक्रॉस तक हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो इसके अक्रॉस जो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा एल डी आई बाई डी टी। तो अब फिर से हम लोग वही पुराना काम है, इसके अंदर हम लोग किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो ये घूम जाते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। अगर करंट इस तरह से निकल रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल मानेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, अप्लाइंग केवीएल कर देते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आप समझ गए कि केवीएल क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है, इसके अकॉर्डिंग डेल्टा वी 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग चल देंगे फिर से। तो देखिए, ये बाउंड्री बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अब देखिए V माइनस में, क्योंकि अगर देखेंगे तो इसका टर्मिनल हाइयर से लोअर, पाथ जो हमारा है वो हाइयर से लोअर की तरफ चल रहा, तो माइनस आएगा। तो माइनस में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो इसको इस तरह भेज देते हैं, तो V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब हमको करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, तो करंट को ले आते हैं लेफ्ट साइड में और जो बात बाकी है उसको राइट साइड कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा V डी टी, इस L को डिवाइड करते हैं V बाई एल इंटू डी टी, ये इस तरफ आएगा तो उसको उस तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से डी आई इक्वल टू जो आने वाला है V बाई एल इंटू डी टी। अब हमको पूरा करंट चाहिए, तो करंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए इसका पहले V का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो V का वैल्यू यहाँ से देखिए, V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ से आ जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय एल इंटू डी टी। इंटीग्रेट दोनों तरफ कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए V बाई एल, वी नॉट बाई एल, ये पीक वैल्यू होता है जो कि कांस्टेंट है, और ये सेल्फ इंडक्टेंस है तो ये भी कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन साइन नेक्स्ट स्टेप लगा देंगे, डी आई इक्वल टू वी नॉट बाई एल बाहर ही आ जाएगा, और यहाँ से साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि माइनस कोस ओमेगा टी होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो उस ओमेगा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये तो सिंपली आई आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा आई इक्वल टू, अब देखिए ये वी नॉट बाय एल बाहर, अब इनका इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा। तो अब हम क्या करें, माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बाय ओमेगा बाहर एल इंटू कोस ओमेगा टी। तो जनरली हम लोग आई का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि आई इक्वल टू आई नॉट या साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी कुछ भी हो, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको लिख देते हैं आई इक्वल टू आई नॉट
कॉस ओमेगा टी, माइनस में है अभी, ये माइनस में है क्योंकि ये माइनस साइन अभी पीछा छोड़ा नहीं है। ये इतना एक्सप्रेशन आ गया है। लेकिन हम आई नोट क्या लिखे यहाँ पे देखते हैं कि जो आई नोट को लिखे हैं वो कुछ इस तरह से कर दें, यहाँ पे यहीं कर देते हैं। तो आई नोट को जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे वो देखिए, आई नोट इक्वल टू वी नोट बाय ओमेगा इंटू एल लिखे हैं। लेकिन करंट के बारे में हम जानते हैं कि करंट जो होता है वी बाई आर होता है। तो ये टर्म कुछ रेसिस्टेंस जैसा लग रहा है, ये लग रहा है कुछ लाइक रेसिस्टेंस है, लाइक रेसिस्टेंस। तो इनको हटा करके यहाँ पे वी नॉट बाय एक्स एल लिखा जाता है, वी नॉट बाय एक्स एल। जहाँ पे एक्सएल है इसको कैपेसिटिव इंडक्टेंस कहते हैं। एक्सएल जो होता है, सॉरी इंडक्टिव ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको कहते हैं रिएक्टेंस। ये जो है इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका बिहेवियर बिल्कुल रेसिस्टेंस के जैसा होता है। अगर इसका यूनिट देखना चाहेंगे तो यूनिट वही होगा जो रेसिस्टेंस का है, और रेसिस्टेंस का यूनिट आप जानते हैं, रेसिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो ओम होता है, वो OHM। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। तो ये ओम हो चुका है। इतना बात आपको क्लियर हो गई है। तो यहाँ से अपने पास जगह कम है तो हम थोड़ा इसको मिटा रहे हैं, देख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ये इनको मिटा रहे हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, इसको साइन के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये एक्सप्रेशन जो है हमको कॉस में नहीं चाहिए, क्योंकि हमको आप फेज निकालना है। तो फेज निकालने के लिए चलिए इसको आप पहले नोट कीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ तक, सिर्फ इसको रहने देंगे, इनको बाद बाकी मिटा देना है। तो इनको नोट कीजिए, चलिए हो गया। तो आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं। एक्सप्रेशन जो आया है आई इक्वल टू, यहीं से आप आगे लेकर चलते हैं। तो ये आया है आई इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये आया है। अब इसको एरो मत लगाएं, तो जो हमारा मेन एक्सप्रेशन रहेगा उसको बॉक्स में बंद करेंगे। अब इनका भी काम ख़त्म। अब हमको लाना है साइन के टर्म में। तो जनरली आप बेसिक फार्मूला आप जानते हैं कि कॉस थीटा को साइन, देखिए यहाँ पे लिख करके फिर मिटा देंगे, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसा होता है। कॉस को आप चाहे तो साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको माइनस टर्म लेने वाले हैं। ऐसा क्यों लेंगे तो वो उसका भी रीजन बता देते हैं। तो आ जाएगा आई इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, सॉरी पाई बाई 2, मतलब थीटा माइनस ये 90 माइनस थीटा है। तो थीटा अपने पास यहाँ पे ओमेगा टी है, तो इसको 90 माइनस ओमेगा टी, या इसी को पाई बाई 2 के टर्म में लिखेंगे रेडियन में, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसको किताबों में पाई बाई 2 के फॉर्मेट में ही लिखा होता है, तो हम भी ऐसे ही लिख देते हैं। अब इस माइनस साइन को इस तरफ भेजते हैं। तो जो एक्सप्रेशन आया है वो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आया है। अब इनको मिटा देते हैं। तो देखिए हमको ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इनको रखना है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए पहले क्या, हमारे पास एक साइन पहले से ही था। अगर ये फॉर्मूला लगाते तो हमारा जो ये थीटा है वो थीटा जनरली ओमेगा टी है, तो वो माइनस में आया था। तो इसका काम हमेशा हम इसको पॉजिटिव रखना चाहेंगे। उसके लिए चाहे हमको 90 माइनस थीटा लेना पड़े, चाहे 90 प्लस थीटा लेना पड़ेगा, वो काम हम करेंगे।
तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो करंट का एक्सप्रेशन आ रहा है बिल्कुल वैसा ही आया है, लेकिन इससे फेज का कुछ चेंज आ चुका है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आ गया है। तो फेज डिफरेंस देख लीजिए कितना है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस अगर देखना है तो फेज डिफरेंस देखिए कितना आ गया है। अगर इसका देखेंगे तो ओमेगा टी, यही था फेज डिफरेंस जो है सो फेज एंगल ऑफ बी माइनस फेज एंगल ऑफ बी। तो कैसे निकाल देते देखिए, फेज ऑफ वी माइनस फेज ऑफ आई, ऐसे करते मोड लगा करके। तो फेज इसका है ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी, अब माइनस में इनका ओमेगा टी अब माइनस पाई बाय 2 है। तो ये ओमेगा टी कैंसिल होकर करके यहाँ से बचेगा सिर्फ पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस दोनों का आ गया है पाई बाय 2। तो आपको दिख रहा है कि इसमें कौन सा लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल आगे है, इसको दिखाएंगे तो पोटेंशियल आगे है। तो यहाँ से लिख सकते हैं पोटेंशियल लीड्स बाय करंट, सीधा पोटेंशियल लीड्स करंट बाय एंगल, लीड्स करंट। लीड मतलब होता है आगे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, करंट से आगे चल रहा है। पोटेंशियल लीड्स करंट बाय एंगल पाई बाय 2। तो आप देखिए इसमें पोटेंशियल आगे है, करंट पीछे है। चाहे इसी को अगर चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट लैग्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। तो दोनों तरह टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे भी, करंट लैग्स मतलब पीछे, लीड्स मतलब आगे, करंट लैग्स पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। तो ये देख लिए। अब ये दोनों इन फेज नहीं है, क्योंकि अगर इन फेज होता तो दोनों के फेज डिफरेंस में 0 का एंगल आता, डिफरेंस आता। लेकिन यहाँ पे 90 का फेज डिफरेंस आ चुका है। तो ये दोनों अलग अलग है, पोटेंशियल आगे जा रहा है, करंट पीछे चल रही है। तो फेजर डायग्राम से भी हम दिखाते हैं, उसको आपको क्लियर हो जाएगा। तो इतना को आप नोट कीजिए तब तक। तो फेजर डायग्राम देखते हैं, फेजर डायग्राम। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं कि पोटेंशियल का क्या था, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट का जो एक्सप्रेशन अभी निकाले हैं, मुझे तो याद है, बस आप लोग भी देख सकते हैं, एक दो बार लिखने के बाद याद हो जाएगा। तो आई नॉट साइन ब्रैकेट लगा के ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, क्योंकि इसमें करंट पीछे चलता है। तो फेजर डायग्राम में हम लोग इस तरह दिखाते हैं, कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, और यहाँ पे ये टाइम कोऑर्डिनेट है, इस पे दिखा देते हैं। ये रहा ओमेगा टी एंगल आगे पोटेंशियल, तो वी नॉट है। लेकिन करंट पीछे है, तो इससे पीछे क्या, अगर पीछे चलना होगा तो इस तरह चलेंगे क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आगे होता है। तो यहाँ पे करंट जो है कुछ इस तरह से, इससे 90 डिग्री एंगल पीछे। ये रहा एक्सप्रेशन करंट का, पीक वैल्यू दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो जनरली हम वहाँ पे एक टर्म कहे थे कि बताने वाले हैं, उसको भी हम बता के दिखा देते हैं। तो अब जनरली ये बात तो हो गई कि यहाँ पे अगर सिंपलर दिखाना चाहेंगे, इसको सिंपलर फॉर्मेट में, तो जनरली हम अब आगे जो बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगे सीधा। चलिए इसको यही कर देते हैं। तो सिंपलर में करेंगे कि पोटेंशियल अपना ऊपर चल रहा है, ये रहा पोटेंशियल का। तो ये पोटेंशियल किसके अंदर है, इंडक्टर के अंदर है, तो VL से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये रहा करंट का एक्सप्रेशन, तो ये I चल रहा है। तो इन दोनों के बीच का फेज एंगल जो है वो 90 डिग्री है।
अब वहाँ पे एक बताए थे कि जो हम लोग लिखने वाले थे जनरली आई नॉट लिखे थे, तो आई नॉट जो लिख रहे हैं यहाँ पे तो सीधा लिखेंगे वी नॉट बाय एक्सेल, क्योंकि जनरली पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू भी लिख सकते हैं और आरएमएस वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये आरएमएस इंटू वी आरएमएस डिवाइड बाय एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम नहीं लिख सकते इस तरह से। ये तो सही है, ये दोनों सही है। अगर कोई ये लिख दे सीधा आई इक्वल टू वी बाय एक्सेल तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ इसमें देखेंगे तो दोनों ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो इसमें फेज जो है दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि एक का फेज देख रहे हैं तो साइन ओमेगा टी है और दूसरे का फेज देख रहे हैं तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो ये लिखना रॉन्ग रहेगा, ये जो है लिखना रॉन्ग रहेगा। हम सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला जो है लगा सकते हैं आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई एक्सेल या आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस बाई एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म आई नॉट और आर एम एस दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इसमें किसी भी तरह का फेज का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखा भी है तो वो गलत लिखा, क्योंकि अगर वो लिखना भी चाहेगा तो बस यही दिखाना चाहेगा कि वो जो है सो पीक वैल्यू को या आर एम एस वैल्यू को लिख रहा है तभी ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम था, तो अब इसका हम लोग वेव डायग्राम भी देख लेते हैं। तो वेव डायग्राम बनाने जा रहे हैं, चलिए ऐसे तो यहीं हम लोग लिखेंगे ऊपर वेव डायग्राम। वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम में हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे पहले किए थे। तो अब भी हम देखेंगे इस कोऑर्डिनेट पे टाइम है और इस पर पोटेंशियल लेंगे, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन तो सेम इसी तरह से है, तो पोटेंशियल में तो कोई चक्कर नहीं, हम डायरेक्ट बना देंगे जिस तरह से साइन का ग्राफ पहले किए थे। ये थोड़ा और इसको आगे कर देते हैं, ये रहा टी। तो ये तो पोटेंशियल ग्राफ है, ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमको दिखाना है आई नॉट का ग्राफ, ये आई का ग्राफ। तो आई का ग्राफ दिखाने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, ये 90 डिग्री पीछे चल रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 डिग्री होगा और ये 0 होगा, और यहाँ पे देखेंगे एंगल के टर्म में देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, या इसको रेडियन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो पाई बाय 2 ये होगा और ये सीधा पाई हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री पीछे है, तो इसका ओरिजिनेट मतलब यहाँ से आएगा, तो ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू अगर हम t इक्वल टू 0 रखेंगे, अगर t इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इक्वल टू जैसे 0 रखेंगे साइन ओमेगा टी, अब माइनस में ये आ जाएगा पाई बाई 2, तो आई नॉट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये आई नॉट जो है वो यहाँ से होगा, माइनस आई नॉट से स्टार्ट होगा। तो जनरली आप देखिए ओमेगा टी इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन माइनस पाई बाई 2, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस आई नॉट है, तो ये ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से होने वाला है। तो आप देखिए ये जो आ जाएगा, अगर ये जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ पे ये 0 होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, लेकिन इसका वैल्यू भी जो है वो कम होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। फिर इसके सामने ये जहाँ पे ये मैक्सिमम मिनिमम है वहाँ पे 0, फिर यहाँ पे ये मैक्सिमम और यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर मैक्सिमम और यहाँ पे देखेंगे तो 0 आ जाएगा और फिर यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा। तो देखें कि अगर ये ग्राफ इसका ट्रेस करें तो कुछ ऐसे आने वाला है। इसका फेज जो चल रहा है वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कुछ तो ऐसे आ रहा है, ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से, क्योंकि नीचे से देखिए अगर नीचे से अगर ऊपर उठ रहा होता है तो ये ऐसा कर्व है, ये इस तरह से कर्व है। उसके बाद ये कुछ ऐसे। तो आप दोनों में फेज का
फेज एंगल का डिफरेंस है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आ चुका है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का कर्व है। तो फेजर डायग्राम भी यही है। उसके बाद वेव डायग्राम देख लिया है। तो इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो इसको नोट कीजिए तब तक। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है और यहाँ पे हम लोग एक इंडक्टर ही लेंगे और ये इंडक्टर का देखेंगे इंडक्टेंस जो L इक्वल टू दिया हुआ है वो 2 हेनरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वो हेनरी में होता है। और यहाँ से हम लोग एक लगा देते हैं अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है 10 साइन 10t प्लस 30। ये इस तरह से पूछ रहा है, यही नीचे ही लिख देते हैं। राइट द आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, also calculate IRMS। तो IRMS लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जनरली देखिए ये इंडक्टर सर्किट है और ये जो है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है। तो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल और अल्टरनेटिंग करंट में फेज का जो कुछ डिफरेंस आता है पहले वो लिख के दिखा। देखिए V इक्वल टू का एक्सप्रेशन दिया हुआ यहाँ पे, चलिए इसी तरह से लिख देते हैं। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से होता है। और जब करंट का एक्सप्रेशन लिखे थे, इसमें जो करंट का एक्सप्रेशन आता है वो आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, कुछ इस तरह से आता है। तो हम लोग करंट का एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब कुछ दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, यहीं से हम करंट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, तो इसे लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह लिखा हुआ 10t, तो यहाँ से ओमेगा टी की जगह पे हम लोग 10t लिखेंगे, 10t प्लस 30। ये तो मान के इनिशियल दिया हुआ था, लेकिन इसमें जो एंगल आता है वो करंट वो पोटेंशियल से 90 डिग्री पीछे चलता है, तो माइनस 90 कर देंगे। यहाँ पे माइनस 90 कर देंगे, बस हमको आई नोट का वैल्यू मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो आई नोट का वैल्यू चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहीं पे आई नोट का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई नोट इक्वल टू क्या होता है वी नॉट बाय एक्सएल। तो वी नॉट का वैल्यू वी नॉट बाय एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा एल, देख रहे हैं। तो ये ओमेगा एल आ गया है। तो यहाँ से देखिए कि वी नॉट का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, वी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है कहाँ पे है 10 है, 10। और ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है वो भी 10 ही है, और एल का वैल्यू 200 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको आई नॉट का जो वैल्यू आ चुका है वो आ गया है 0.5, 1/2 0.5 एम्पियर। अब आई नॉट का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे सीधा, आई इक्वल टू 0.5 साइन ये 10t 30 माइनस 90 थी माइनस 60 आ जाएगा, माइनस 60। तो ये करंट का एक्सप्रेशन मिल गया जो हमको चाहिए था। अब निकालना है IRMS। तो आप जानते हैं IRMS जो होता है वो होता है आई नॉट बाय √2। आई नॉट तो यही ना है, ये जो पीक वैल्यू होता है इसी को आई नॉट कहते हैं। तो यहाँ से कर देंगे 0.5 डिवाइड बाय √2, ये आ गया RMS वैल्यू। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, उसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग एक कर्व है जिसको पूछता है एग्जाम में, वो दिखा देते हैं। तो कर्व होता है एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व।
ये एग्ज़ाम में आता है, तो इनको बात कर लेते हैं। जनरली हम लोग एक्सेल जो लिखते थे, एक्सेल कैसा लिखते थे, तो एक्सेल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। एक्सेल होता है ओमेगा इंटू एल। और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आप रिलेशन जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है जनरली हम एक्सेल इक्वल टू इस ओमेगा को 2 पाई एफ, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ इंटू एल है। तो यहाँ से अगर देख रहा है हमको कर्व, तो देखिए 2 पाई कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से एक्सेल इक्वल टू 2 पाई एल इंटू एफ कर सकते हैं। तो देखिए एक्सेल जो है कुछ इस तरह से आ गया कि कांस्टेंट इंटू, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ गया है, एक्स एफ आ जाएगा। तो इसका अगर कर्व ट्रेस करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये कर्व पूछता भी एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कभी कभी जेईई के एग्ज़ाम, सॉरी नेट के एग्ज़ाम में भी पूछता है ये। तो इस पर फ्रीक्वेंसी और इस पर एक्सेल है, तो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व है, तो ये देख रहे हैं कि 0 से ही स्टार्ट होगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर ऐसा ना होकर के ओमेगा वर्सेस एक्सेल पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से ड्रॉ कर देंगे सीधा। तो इस पे आ जाएगा एक्सेल और इस पे आ जाएगा ओमेगा एल, तो सिर्फ इस बार एल कांस्टेंट है तो सेम आ जाएगा कर्व। तो बस यही छोटा सा कर्व था, एक्सेल वर्सेस एफ। तो ये सब एग्जाम में पूछता है। और वहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सी जो आने वाला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहाँ पे इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं थर्ड प्योरली रेसिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट, उसके अंदर आएगा रिएक्टेंस जिसको एक्सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कर्व था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ ऐसे है, सिर्फ इसी के कंसेप्ट में था, अब बन जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ 2 हेनरी इंडक्टर कनेक्ट across alternating voltage of क्रॉस एसी वोल्टेज सीधा कर देते हैं, एसी वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है रिएक्टेंस पूछ रहा है। तो रिएक्टेंस का फॉर्मूला अभी देखे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, रिएक्टेंस जो आने वाला है वो एक्सेल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल आता है, लेकिन हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये एफ़ का वैल्यू दिया हुआ है, ये एफ़ का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको एफ़ के टर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 पाई एफ इंटू एल, तो सीधा पुट करेंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2, ये रहेगा पाई, और एफ़ का वैल्यू देखिए 50 दिया हुआ है और एल का वैल्यू जो है सो 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से एक्सेल आ रहा है 200, ये तो 100 इंटू 200, इसका यूनिट जो होगा वो ओम ही होगा, क्योंकि ये भी एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो रिएक्टेंस का यूनिट जो होता है वो कैपेसिटर के रेसिस्टर के यूनिट के बराबर ही होता है, इसको भी ओम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट था, उसके अंदर हम लोग कर्व भी देख लिए और कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए। अब हम लोग देखेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो इसको आप नोट कीजिए। तो तीसरा देखते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, अब इस सर्किट के अंदर हम लोग कैपेसिटर लेंगे और कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज के क्रॉस। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ, फिर से V0 साइन ओमेगा टी, और इसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है।
आप किसी इंस्टेंट पे मान लें कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो आई हो रही है, क्योंकि ये जनरली अगर डायरेक्ट करंट अगर देते हैं तो फुल चार्ज होने के बाद सर्किट ब्रेक हो जाता है, लेकिन जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज के क्रॉस देते हैं तो ये इफेक्टिव होता है। और इसके क्रॉस तो आप पोटेंशियल जानते हैं, मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज जो एक्यूमुलेट हुआ है वो प्लस इस प्लेट पे, इस पे माइनस हो चुका है, तो आप जानते हैं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होने वाला वो Q/C होता है। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, इस तरह से हो जाएगा। अगर इसमें हम किरचॉफ लॉ लगाएं, जनरली हम लोग किरचॉफ लॉ लगाएं तो कुछ इस तरह से घूमेंगे। तो अगर चल रहे हैं तो अगर इस तरह से करंट आ रहा है तो यहाँ से कर सकते हैं अप्लाइंग, चलिए थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो KVL को हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से जो आने वाला है कुछ इस तरह से ही कि चलिए ये आ जाएगा V माइनस में Q/C इक्वल टू 0। तो चलिए इसको उस तरह भेजते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, इसी को उस तरह भेज देते हैं, Q/C इक्वल टू V, तो 0 ख़त्म हो चुका है, तो Q इक्वल टू C भी आ जाएगा, Q इक्वल टू CV। अब V का एक्सप्रेशन जो है उसको हम लोग पुट कर देते हैं, तो V का एक्सप्रेशन यहाँ पे है V0 sin ओमेगा t, तो आ जाएगा CV0 sin ओमेगा t। आपको करंट चाहिए तो करंट का एक्सप्रेशन जानते हैं कि करंट को हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, I इक्वल टू dQ/dt लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कर देंगे, डिफरेंशिएट दोनों तरफ कर देते हैं, इसको dQ/dt कर देते हैं, और इस तरफ भी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो चलिए C और V0 जो कांस्टेंट है वो बाहर ही आ जाएगा, C V0 बाहर है, और ये साइन ओमेगा t डिवाइड बाय dt, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dQ/dt आ जाता है करंट, ये है करंट इक्वल टू, अब देखें C V0 तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोसाइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा t, अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो वो तो बाहर आ ही जाएगा, तो इसको बाहर कर लेते हैं और यहाँ से आ जाएगा cos ओमेगा t। अब इसको हम लिख देते हैं I0, तो यहाँ से जो आ जाएगा I इक्वल टू I0 cos ओमेगा t। लेकिन अब इसको देखते हैं कि क्या क्या किए हैं। तो जनरली हम लोग करंट निकालने के लिए इसको हम I0 कंसिडर किए हैं, तो देखिए I0 इक्वल टू, अगर उसको लिखेंगे तो C ओमेगा V0, लेकिन इसको जनरली हमको नीचे इसकी अगर रेसिस्टेंस जैसा कुछ दिखता तो हम इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा तो हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। मान कर चलिए इसको V0 डिवाइड बाय 1/CV लिख सकते हैं, और ये कुछ रेसिस्टेंस जैसा बिहेव कर जाए, ये इसका बिहेवियर कैसा हो जाए, रेसिस्टेंस जैसा, ये लाइक रेसिस्टेंस अगर हो जाए तो काम बन जाएगा। नीचे अगर रेसिस्टेंस होता है तो यहाँ से हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा करके V0/XC कर देते हैं, और ये XC जो है इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये XC है, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और इसका यूनिट भी वही होगा जो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि XC जो लिखे हैं हम लोग, XC इक्वल टू 1/C ओमेगा, देखिए रिवर्स में है, दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए कि जो C ओमेगा है वो 1/C ओमेगा, ऐसा कि जो वहाँ पे ओमेगा इंटू एल आया था, यहाँ पे XC जो है 1/C ओमेगा आया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को बदलना चाहेंगे करंट में। देखिए अब भी हम लिखे हैं I0 इक्वल टू, तो देखिए I0 इक्वल टू V0/XC लिखे हैं। तो चलिए यहाँ से अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं I0 इक्वल टू V0/XC।
देखिए वी नोट लिखे हैं और यहाँ से आई नोट लिखे, ना कि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिए हैं, क्योंकि ये पीक वैल्यू हम ले सकते हैं, पीक वैल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फेज का कोई चक्कर नहीं रहता है। अगर इंस्टेंटेनियस लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आरएमएस भी दोनों जगह ले सकते हैं, पीक भी ले सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस को नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे फेज का चक्कर आ जाएगा। तो आप देखिए इसका फेज है, इससे जनरली हम जानते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ रफ वर्क कर लेते हैं। तो इनको क्या कर सकते हैं, कोस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिख देते हैं, जिससे कि जनरली ये देखें ना, कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा तो लिख ही सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस भी, लेकिन हमको रखना है ओमेगा टी को हमेशा प्लस में। तो ओमेगा टी को प्लस में करने के लिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ से अब लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, जो कॉस ओमेगा टी इक्वल टू लिखेंगे इसको साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। पता चला, क्योंकि सेम हमको साइन के टर्म में लाएंगे तभी तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं यहाँ से। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख दिए इस तरह से, यहाँ पे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थोड़ा सा यहाँ पे प्लस पाई बाय 2। यहाँ पे आप देख रहे हो करंट ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर देखेंगे तो पोटेंशियल से आगे है करंट। कैपेसिटिव सर्किट के अंदर होता है कि करंट आगे होता है, पोटेंशियल पीछे होता है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो ये बात अगर आप लिख लिए हैं तो इसको लिख लीजिए। फेज डिफरेंस दोनों में फिर से आ गया है पाई बाय 2 का, तो इसको मिटा रहे हैं। तो चलिए देखिए, जो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट का आया है उसमें आ गया है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस हमको पॉजिटिव लेना है। तो इस बार करंट आगे चल रहा है, पोटेंशियल पीछे चल रहा है। तो इस बार लिख सकते हैं करंट लीड्स पोटेंशियल, पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। या इसी को दूसरा लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे उल्टा करके तो कह देंगे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल लैक्स मतलब पीछे चल रहा है करंट बाय पाई बाय 2। तो ये देख लिए। तब हम लोग इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। तो इसको लिखिए, फेजर डायग्राम के ऊपर आते हैं। तो फेजर डायग्राम इसका देखते हैं, फेजर डायग्राम। अगर अभी देखे थे हम लोग पोटेंशियल का क्या था, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो आया था करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इस बार करंट आगे है, पोटेंशियल पीछे है। तो ये कर्व रहा और ये ग्राफ, तो ये टी है। तो पोटेंशियल को हम लोग ओमेगा एंगल आगे दिखा देते हैं कि इसका पीक वैल्यू वी नॉट है, जो कि कितना आगे है, ओमेगा इंटू टी। लेकिन इस बार करंट जो है वो ओमेगा इंटू टी प्लस पाई बाय 2 है। तो करंट जो है कुछ इस तरह से, ये आई नॉट रहा और ये इससे भी आगे है 90 डिग्री। अगर हम इसको सिंपलर फॉर्मेट में लिखना चाहें, सिंपलर फॉर्मेट में, तो ऐसे कर देंगे। इस बार VC मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इन कैपेसिटर, और ये रहा करंट। तो करंट इस बार आगे चल रहा है 90 डिग्री, करंट आगे चल रहा है पोटेंशियल से 90 डिग्री। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का फेज जो है सो अलग अलग है। अगर इसका हम वेव डायग्राम बनाना चाहें तो वेव डायग्राम नीचे ही बना सकते हैं।
चलिए यहाँ पे इसको मिटा करके लिख देते हैं। तो इसको नोट कीजिए, हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं। कर दिया। तो ये तो फेजर डायग्राम था, आप वेव डायग्राम देखते हैं। तो फेजर को हटा करके हम लोग वेव लिख देते हैं और यहीं पे वेव डायग्राम आ जाएगी। वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम में हम लोग फिर से वही पुराना फंडा, इस पे टाइम और पहले पोटेंशियल को लेंगे। तो पोटेंशियल का अब भी वही है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जिस तरह से साइन का कर्व हो रहा है वो सिंपली हम लोग बना देंगे। ये साइन का कर्व की तरह बन चुका है। ये एक्सप्रेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी का। आप देख रहे हैं कि करंट जो है सो वो आ गया। अगर टी का वैल्यू जीरो है, अगर टी अगर जीरो है तब देखेंगे करंट जो है सो करंट कुछ ऊपर है। अगर मान चलिए वी नॉट यहाँ पे इसका पीक वैल्यू है तो करंट का पीक वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो करंट तो कुछ छोटा ही होता है। तो करंट का वैल्यू आप निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? आई नॉट निकालते हैं वी नॉट बाय एक्स सी। इस बार एक्स सी करते हैं इसलिए कि एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस बार देखिए कुछ ऐसे आने वाला है, ये कुछ इस तरह से कर्व आने वाला है। तो अब जब ये वोल्टेज जीरो है तो करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज जीरो तो करंट मैक्सिमम। अब जब करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज जीरो, सॉरी वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट जीरो। तो इसी तरह से फिर यहाँ पे आएगा। सॉरी कुछ इस तरह से ये यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो कर्व है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। देख लिया? तो इसको नोट कीजिए। इसमें हम लोग देखेंगे एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, या इसी को ग्राफ कहते हैं। ये एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए एक्सी कैसे निकाल देते हैं। एक्सी निकालने के लिए 1/c ओमेगा लेते थे। अब ओमेगा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1/c 2πf। तो आपको दिख रहा है कि एक्सी जो आ रहा है वो 2πc इंटू 1/f है। तो ये देखेंगे तो एक्स एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? एक्स सी इंटू एफ सम कांस्टेंट है। तो इसका कर्व तो आप जानते हैं कि सिंपल कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरह से ये कर्व होता है। यहाँ पे एक्स सी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और इसी तरह से लिखेंगे ओमेगा के साथ भी। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स सी ओमेगा कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे भी आ जाएगा। सॉरी ये थोड़ा कुछ छोटा हो गया। तो इस पे ओमेगा और इस पे एक्स सी। तो ये सिंपल कर्व है जो कभी भी एग्जाम में आ जाता है, तो घबराने की बात नहीं है, बस ये सब बात है। इस पे हम लोग आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो है सो जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा क्यों की रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद तब खत्म हो जाएंगे। तो इसको नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसे है। ये अपना कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 20 साइन 10t, 20 साइन 10t, और इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 माइक्रोफराड। अब फिर से वही पूछ रहा है फाइंड आई आज फंक्शन ऑफ टी।
तो इस बार करंट जो आता है वो करंट 90 डिग्री आगे होता है। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, कुछ इस तरह से आता है अगर वी का एक्सप्रेशन दिया हो तो। ओमेगा टी की जगह पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे 10t, ये है 10t, ये ओमेगा टी की जगह पे 10t, पाई बाय 2 तो आगे ही रहेगा। तो हम लोगों को आई नॉट का वैल्यू चाहिए, तो आई नॉट का वैल्यू निकालने के लिए हमको चाहिए आई नॉट इक्वल टू, यहीं से कर देते हैं, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय एक्स सी। अब देखिए ये एक्स सी को जब लिखना चाहेंगे तो वी नॉट बाय एक्स सी को 1 बाय सी ओमेगा लिखेंगे, तो सी ओमेगा को ऊपर ही कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा सी ओमेगा वी नॉट। तो सी ओमेगा वी नॉट का वैल्यू पुट किया जाए तो ओमेगा का 10 है और यहाँ पे सी का वैल्यू दिया हुआ 2 माइक्रोफराड है, तो यहाँ से सी का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 ओमेगा 10, और वी का वैल्यू दिया, वी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 20। तो अगर देखेंगे तो ये 4 आ जाएगा और 10 का पावर माइनस में 4 आ जाएगा। तो देखिए करंट जो आई नॉट आ चुका है, यहीं से लिख देते हैं, आई नॉट का वैल्यू कुछ ज़्यादा जीरो हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 2 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 4 एम्पियर। तो सॉरी यहाँ से हमको पीक वैल्यू मिल चुका है, तो पीक वैल्यू अगर मिल गया है तो यहाँ से पुट कर देंगे सीधा, आई इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10t प्लस पाई बाय 2। ये एक्सप्रेशन आ गया है करंट का। तो कभी कभी करंट का भी एक्सप्रेशन दे सकता है आपको और पोटेंशियल पूछ देगा, तो यहाँ से आप ये रिलेशन लगा करके पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर फेज देखना है तो पोटेंशियल इस बार पीछे चलता है, करंट आगे चलता है। इसमें क्या होता है, अगर जाएंगे तो देखिए कैपेसिटिव सर्किट में, सर्किट में आई आगे, वी से, अगर इस तरह से करेंगे कितना, पाई बाय 2। तो इसको लेके हम लोग इसका क्विक रिवीजन करा देते हैं कि अभी जो पढ़े हैं उसके बारे में। तो अब तक में हम लोग 3 तरह का देख चुके हैं सर्किट। तो पहले प्योरली रेसिस्टिव देखे हैं, उसके बाद प्योरली इंडक्टिव, फिर प्योरली कैपेसिटिव देखे हैं। तो इसमें अगर हम पोटेंशियल का अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन अगर सबके अंदर, अगर इसके अंदर लिखेंगे वी आर, तो क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसके अंदर भी वी एल, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हैं, तो वी एल इक्वल टू होता है अगर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके अंदर जो पोटेंशियल इन कैपेसिटिव सर्किट, तो इसको कहते थे वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इसमें देखेंगे करंट, तो करंट सेम फेज में होता था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसके अंदर करंट की बात करेंगे तो करंट क्या होता है कि इंडक्टिव सर्किट में पीछे होता है, इंडक्टिव सर्किट में पीछे होता है। तो ये होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी या माइनस पाई बाय 2। इसके अंदर देखेंगे तो करंट जो होता है वो आगे होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी या प्लस पाई बाय 2। इसमें करंट आगे होता है, इसमें पीछे होता है। अगर इसमें करंट का एक्सप्रेशन देखेंगे तो कुछ इस तरह से आई नॉट आता था, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय आर। ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन है। और इसमें आई नॉट निकालने के लिए हम लोग करते थे वी नॉट बाय एक्सएल, और एक्सएल इक्वल टू, यहाँ अगर चाहें तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ऐसे भी लिख सकते हैं। और चाहे तो ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते थे, ये 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे करंट का एक्सप्रेशन जो आता है वो आई नॉट वी नॉट बाय एक्स सी, जहाँ पे एक्स सी का वैल्यू पता है 1 बाय
सी ओमेगा। अच्छा, इसी को XC को लिखना चाहेंगे यहाँ से, तो 1/C ओमेगा 1/2πf इंटू सी, ये भी लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर देखेंगे फेज एंगल, तो फेज एंगल जो होता है वो फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस को हम लोग डेल्टा फाई से कर सकते हैं। चलिए, फेज डिफरेंस को डेल फाई कर देते हैं, तो इसमें 0 आता है। इसमें डेल फाई देखेंगे तो इसमें जो आता है π/2, और इसके अंदर भी फेज डिफरेंस को डेल फाई लिख दिए हैं, तो ये भी आता है π/2। अगर इसका फेजर डायग्राम देखें तो सिंपल डायग्राम में तो पोटेंशियल इस तरह से, ये रेसिस्टर का है, करंट भी इसी में। इसके अंदर देखें पोटेंशियल, करंट होता था ऐसे, करंट ऐसे, अब पोटेंशियल 90 डिग्री आगे, पोटेंशियल 90 डिग्री आगे। इसमें होता है करंट आगे और पोटेंशियल पीछे। तो देखिए करंट इसके अंदर जो होता है वो आगे होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल और यहाँ पे करंट, तो ये VC, यहाँ पे इसको VL लिख दिए हैं। और कुछ टर्म अगर बचा है तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग कर्व ट्रेस करते थे XL वर्सेस ओमेगा F का, तो यहाँ पे अगर चाहें कर्व ट्रेस करना, देखिए XL वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो कुछ ऐसे आता था। और इसके अंदर देखेंगे तो XL, यहाँ पे XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ ऐसे आता है। तो आज का कंक्लूजन यही है कि आप कितना सीख चुके हैं। तो ये साइन अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो उससे करंट का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, और उसके बाद I0 क्या होता है ये सीख चुके हैं। और इन दोनों के बीच जो रिलेशन है XL और ओमेगा 2, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब फेज एंगल अगर देखेंगे तो फेज जो होता है वो सेम होता है, यहाँ पे दोनों सेम फेज में है, तो इन दोनों का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये I0 का है, ये I का है और ये VR का है, इस तरह से देख लिए। तो आज का क्लास में जितना हम लोग बात किए थे सबको एक बार लिखा दिए हैं। ये जो लास्ट में लिखा है इसको आप लोग मेमोराइज कर ही लीजिए, तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि जनरली आप जो फेज हो रहा है कौन सा आगे कर रहा है कौन सा पीछे कर रहा है, XL क्या होता है, XC क्या होता है, उसके बाद जो है कौन सा लीडिंग कर रहा है कौन सा लेग कर रहा है, तो ये बात को आपको पूरी तरह से बात आनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।